स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। सर रिकॉर्डिंग्स कहाँ ले लूंगी? रिकॉर्डिंग तो बेटा तुम लोग खुद से करो। तो कल हम लोग सूचनात्मक लेखन पढ़ रहे थे। यस सर। अभी देख रहा हूँ कि कोई आया, दीपेश गौतम। लक्ष्मी। तो सूचनात्मक लेखन पढ़ रहे थे। मैंने बताया था कि लिखित संप्रेषण दो प्रकार का होता है। लिखित संप्रेषण के जो माध्यम हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है सूचनात्मक, है सबलेखन। सूचनात्मक तो जब कोई रचनाकार किसी स्थान या क्षेत्र विशेष के ज्ञान की सूचना पाठक को देता है तो इस प्रकार का लेखन सूचनात्मक लेखन कहलाता है। और सूचनात्मक लेखन में दुनिया के जितने भी विषय हैं, संसार भर के जितने भी विषय हैं, इस सूचनात्मक लेखन में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक विषय से, प्रत्येक सब्जेक्ट से कुछ न कुछ सूचनाएं पाठक को जरूर मिलती है और उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो सभी तरह के विषय इसमें शामिल है और सभी तरह के विषय पाठकों के ज्ञान वर्धन करने में सहायक होते हैं। सूचनात्मक लेखन की उपयोगिता क्या है? सूचनात्मक की उपयोगिता क्या है? सूचनात्मक लेखन क्या होता है? क्योंकि सूचनात्मक लेखन जो होता है वैज्ञानिक और तार्किक पद्धति पर आधारित होता है और यह सब सूचना ज्यादातर समाचार पत्रों से हमें मिल जाती है। तो समाचार पत्र क्या होते हैं? तुरंत सूचना देने वाले प्रभावी माध्यम। और समाचार पत्र क्या होते हैं? लिखित रूप में होते हैं, है ना। तो समाचार पत्रों से सूचना तुरंत हमें मिल जाती है। सूचनात्मक लेखन की उपयोगिता क्या है? तो नवीनतम, ज्वलंत और विवादास्पद मुद्दों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। यानी समसामयिक घटनाओं की जानकारी, जिसे हम करंट अफेयर्स कहते हैं, जो रिसेंट मुद्दे होते हैं, जो विवादास्पद मुद्दे होते हैं, उनकी जानकारी हमें सूचनात्मक लेखन से मिल जाती है। और सूचनात्मक लेखन का सबसे प्रभावी माध्यम समाचार पत्र होते हैं, ठीक है, अखबार होते हैं। दूसरी उपयोगिता क्या है सूचनात्मक लेखन की? दूसरी उपयोगिता कि जो भी मुद्दे होते हैं उन पर स्थायी सामग्री प्राप्त करने का साधन पत्र पत्रिकाएं होती हैं। यानी आपको अगर करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है तो अखबारों के माध्यम से लोग कटिंग करके भी उसे तैयार कर लेते हैं, है ना, रख लेते हैं और वो ज्यादा दिन तक टिकाऊ रहती है, तो अस्थायी सामग्री प्राप्त हो जाती है ना। रेडियो टेलीविजन भी तो सहायक होते हैं करंट अफेयर्स में। रेडियो, टेलीविजन और यहाँ तक कि इंटरनेट के माध्यम से जो स्मार्टफोन है, लैपटॉप वगैरह हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से भी करंट अफेयर्स की लोग तैयारी करते हैं। रेडियो टेलीविजन भी सहायक होते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति को तकनीकी ज्ञान नहीं है, टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, तो उसके अभाव में समाचार पत्र पत्रिकाओं के जो मटेरियल्स होते हैं, जो करंट मटेरियल्स होते हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करना आसान हो जाता है। यानी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम अपने करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं, समसामयिक घटनाओं की तैयारी कर सकते हैं, अन्य विषयों से जोड़कर उसे लिख सकते हैं, है ना। रेडियो टेलीविजन भी सहायक हैं,
लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव में इनकी सामग्री सहेज पाना कठिन होता है ना। इसके विपरीत देखें तो पत्र पत्रिकाओं के लेखों, समाचारों की कटिंग्स करके उन्हें स्थायी ढंग से रखना आसान हो जाता है और पढ़कर नोट्स बनाया जा सकता है। और यही कारण है कि एक रिसर्च में पता चला है, एक शोध में पता चला है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पत्र पत्रिकाओं से रिसेंट जानकारी प्राप्त कर सफल हुए हैं, नवीनतम जानकारी प्राप्त करके सफल हुए हैं। तो जो व्यक्ति जितना ही उससे जुड़ा हुआ है यानी सजग है, वह अभ्यर्थी सफल हुआ है। और खास करके जो करंट अफेयर्स होते हैं यूपीएससी जैसे एग्जाम में इंटरव्यू के समय में बहुत भूमिका निभाते हैं, है ना। तो एक रिसर्च से पता चला है कि जो सूचनात्मक लेखन है वह अखबारों, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो रिसेंट जानकारी है, जो नवीनतम ज्ञान है, ज्वलंत मुद्दे हैं, विवादास्पद मुद्दे हैं, उनकी जानकारी हो जाती है और उसके द्वारा अस्थायी सामग्री प्राप्त भी किया जा सकता है। समाचारों की कटिंग करके उन्हें अस्थायी ढंग से रखना आसान भी होता है और पढ़कर उन्हें नोट्स बनाया जा सकता है, ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग में 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि रिसर्च से पता चला है पत्र पत्रिकाओं से नवीनतम जानकारी प्राप्त करके सफल भी हुए हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ सूचनात्मक लेखन के बारे में? बोलो। यस सर। हो गया सर। अब यस सर। अब दूसरा है सर्जनात्मक लेखन। और सर्जनात्मक लेखन का मतलब ही होता है क्रिएशन, यानी क्रिएटिव राइटिंग, है ना। क्रिएटिव राइटिंग मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 4 लोग क्रिएटर हैं, 4। पहला नाम आता है ईश्वर का, गॉड ने यह सृष्टि बनाई, ईश्वर ने यह सृष्टि बनाई, भगवान ने यह सृष्टि बनाई, ठीक है। तो क्रिएशन वहां पे भी है। दूसरा है प्रकृति। प्रकृति किसी से कुछ लेती नहीं है, वह खुद अपनी पीढ़ी तैयार करती है। तो दूसरा है प्रकृति, प्रकृति क्रिएट करती है। तीसरी है नारी। नारी नहीं है तो मानव का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। और चौथा है लेखक। लेखक क्रिएट करता है ना, जगत को कुछ देता है। और यही कारण है कि सर्जनात्मक लेखन में कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, व्यंग, फीचर लेखन, रेखाचित्र, डायरी, ये सब सर्जनात्मक लेखन में आते हैं। यात्रा वृत्तांत, ये सब सर्जनात्मक लेखन में आते हैं, ठीक है। और इन सभी विधाओं के लेखन में, चाहे वह कविता हो, चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, एकांकी हो, जितनी भी विधाएं हैं, इन सभी विधाओं में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर भाषा बेतरतीब है, भाषा पर व्यक्ति को पकड़ नहीं है, भाषा पर पकड़ होने का मतलब क्या है? शब्दों पर पकड़ होना। अगर शब्दों पर पकड़ नहीं है तो वह कोई भी कृति लिख ही नहीं सकता, कोई सर्जना कर ही नहीं सकता, कोई रचना कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले व्यक्ति को भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। भाषा पर पकड़ होने का मतलब है शब्द पर पकड़। और जो व्यक्ति जितना ही शब्द शिल्पी होता है, शब्दों को तराशने में, शब्दों को बनाने में, नए नए शब्दों को गढ़ने में जितना ही माहिर होता है, जितना ही दक्ष होता है, वह उतना ही बड़ा क्रिएटर होता है ना। तो सभी विधाएं, चाहे कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, एकांकी हो, जीवनी हो, कोई भी विधा हो, सभी विधा में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका का मतलब क्या हुआ? भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका का मतलब यह हुआ, ये अरहम मलिक अपने क्लास का है क्या? अरहम मलिक? यस सर, न्यू स्टूडेंट है, ओके, कल लिया है। क्यों होती है भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका? क्योंकि कोई भी लेखक या रचनाकार शून्य में रचना नहीं करता। उस पर देश काल, वातावरण, परिस्थितियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। और देश काल, वातावरण, परिस्थितियों को
जीवंत बनाए रखने के लिए, प्राणवान बनाए रखने के लिए पात्रों की वेशभूषा, भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, तीज त्योहार, मेले, संस्कार, संस्कृति का आंखों देखा हाल चित्रित करना आवश्यक होता है। यानी अगर कोई रचनाकार, कोई सर्जक रचना करने बैठा, कोई व्यक्ति कविता करने बैठा, कोई व्यक्ति कहानी लिख रहा है या कोई व्यक्ति नाटक लिख रहा है ना, तो ऐसे समय में क्या करना होता है कि देश काल, वातावरण और परिस्थितियों को जीवंत बनाए रखने के लिए, प्राणवान बनाए रखने के लिए पात्रों की वेशभूषा को ध्यान में रखना होता है, उनकी भाषा को ध्यान में रखना होता है, उनके रहन सहन, रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति, तीज त्योहार, शहर गांव, इन सभी का आंखों देखा हाल चित्रित करना आवश्यक होता है। यानी देखो कि कोई घटनाएं घटित होती है, कोई भी घटना घटित होती है, तो क्या होता है कि एक ही घटना को बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। किसी में संवेदना कम होती है, किसी में संवेदना ज्यादा होती है, लेकिन पता चला संवेदना है, बहुत ज्यादा संवेदित है मन पीड़ा से भर गया घटना को देखते हुए, लेकिन शब्द नहीं है पास में, तो वो क्रिएट क्या करे, है ना, सर्जना क्या करे। ठीक है, तो कोई भी रचना, कोई रचनाकार रचता है तो सबसे पहले घटना को देखता, और घटना को देखकर उसकी भावना, उसकी संवेदना उमड़ती है, और फिर भाषा उसका हथियार बनकर आती है, भाषा उसका अस्त्र बनकर आती है, यानी शब्द उसके अस्त्र बन जाते हैं, और वह क्या करता है, संवेदित हो जाता है। लेकिन वह पात्रों की वेशभूषा को ध्यान में रखता है, भाषा को ध्यान में रखता है, रहन सहन को ध्यान में रखता है, रीति रिवाज को ध्यान में रखता है, इन सब का चित्रण करना होता है ना। उदाहरण के लिए प्रेमचंद ने ईदगाह कहानी लिखी, है ना, और ईदगाह कहानी लिखी तो ईदगाह में हामिद है। ईदगाह में कौन है, हामिद नाम का पात्र है, और हामिद बहुत ही छोटा बच्चा है। हामिद क्या है, बहुत ही छोटा बच्चा है, और उसकी अपनी दादी है, उसके माँ बाप नहीं है। उसके परिवेश के चित्रण, यानी ईदगाह सर उसे पैसे मिलते हैं, फिर वो उससे अपने दादी के लिए चिमटा खरीद के लाता है, क्योंकि दादी दादी के हाथ जल जाते हैं, एकदम बुझ जाते हैं। वो इंग्लिश में भी थी एक वो स्टोरी, है ना। चुप रहे। हाँ, तो ईदगाह के बारे में प्रेमचंद खुद लिखते हैं, उसके उस परिवेश का चित्रण करते हैं कि क्योंकि प्रेमचंद की खूबी है कि वे पात्रों के अनुकूल भाषा का चयन करते हैं, पात्रों की वेशभूषा का ध्यान रखते हैं, उसकी भाषा, रहन सहन, और परिवेश क्या है। अगर ईदगाह है, जैसे मैंने कहा ना कि देश काल, वातावरण और परिस्थिति, वातावरण क्या है, परिवेश है, इन्वायरमेंट है। जैसे कि किसी ने कल पूछा था, जैसे शहर का परिवेश गांव के परिवेश जैसा नहीं होगा, गांव का परिवेश अलग होगा, शहर का परिवेश अलग होगा। हिंदू अगर मंदिर में जाते हैं तो वहां उनका परिवेश अलग होगा, मुसलमान अगर मस्जिद में जाते हैं वहां पर उनका परिवेश अलग होगा, ईसाई अगर चर्च में जाते हैं तो वहां पर उनका परिवेश अलग होगा, है ना। तो परिवेश का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, उस परिवेश को ध्यान में रखना होता है ना। तो ईदगाह कहानी जब रचते हैं तो ईदगाह से ही पता चलता है कि यहाँ पर किस परिवेश को चित्रित करना चाहते हैं, इस्लाम के परिवेश को चित्रित करना चाहते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए ईदगाह में प्रेमचंद ने जो लिखा है हामिद के बारे में, जो ईदगाह कहानी है उसके बारे में किस तरह से परिवेश का चित्रण करते हैं, और किस तरह से वह पाठकों के मन पर एक बिंब सा बन जाता है, एक चित्र खींच देता है ना। कैसे, तो देखो कैसे लिखते हैं, गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है, जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। यानी जीवन क्या है, किसानी जीवन, जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा, 30 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना जुलना,
दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, और किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है ना। तो देखो भाषाई स्तर देखो, कितनी भाषा कितनी प्रांजल है, और किस तरह की वेशभूषा, किस तरह के परिवेश का चित्रण है ना। तो अब परिवेश को अगर आप देखें तो परिवेश क्या है, ग्रामीण परिवेश है ना। और ईदगाह का जो परिवेश है वह किस संस्कृति, किस परिवेश, किस संस्कृति की बात करता है, इस्लामिक संस्कृति है ना। तो वही लेखक रचना कर सकता है। ईदगाह तो बहुत लोग देखते होंगे, लेकिन प्रेमचंद में इस तरह की खासियत है, और यही कारण है कि वे बड़े सर्जक के रूप में उभर कर सामने आए, बहुत बड़े क्रिएटर के रूप में। इसलिए पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग जरूरी होता है। मान लो कि पात्र नौकर है, मान लो कि कोई रचना करने बैठे, कोई नाटक रचने बैठे या कोई कहानी रचने बैठे, और पता चला कि जो जिन पात्रों का चयन आपने किया है, जैसे कुछ प्रमुख पात्र होते हैं, कुछ सहायक पात्र होते हैं, है ना, और एक प्रमुख नायक होता है जिसको हीरो कहते हैं, है ना। तो उसमें मान लो कि जो नौकर है, नौकर की भाषा खूब बढ़िया दे दो, प्रांजल भाषा दे दो, है ना। और जो हीरो है उसको नौकर वाली भाषा दे दो, घिसी पीटी भाषा दे दो, तो वह क्या होगा, वह जो रचना होगी ठीक से इंपैक्ट नहीं डाल पाएगी, है ना। तो पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग होना जरूरी है। और यही कारण है कि बॉलीवुड की फिल्में आप लोग देखते हैं, है ना, या हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, पात्रों के अनुसार ही भाषा का चयन होता है। हाँ जी सर, जो हीरो होगा ना थोड़ा ऐसे भारी आवाज में, थोड़ी सी डीप सी आवाज में बात अगर मान लो कि कोई नौकर है, तो आप लोग देखते होंगे कि देसी बोली में, स्थानीय बोली में वो बोलता है। नौकर क्या करता है, स्थानीय बोली में बोलता है। हाँ जी सर, या तो नेपाली एक्सेंट होगा, या बिहारी होगा, या मराठी एक्सेंट होगा, बिल्कुल। तो पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग जरूरी होता है, और इसके अलावा श्रोता या पाठक के ज्ञान, उसकी आयु, रुचि आदि का ध्यान रखकर शब्दों का चयन करना चाहिए, है ना। पता चला कि पात्र बच्चा है, और उसमें क्या किए कि युवक की भाषा हमने गढ़ दिया, युवक का संवाद दे दिया, तो वह उस तरह से नहीं बोल पाएगा, उस तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, उसमें बचपना दिखेगी। तो पात्रों की रुचि, पात्रों की आयु, पात्रों का ज्ञान जिस तरह से होगा, उसी तरह से श्रोता या पाठक के ज्ञान की भी का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी जो रचना रची जा रही है वह किसके लिए रची जा रही है ना, किस पाठक के लिए रची जा रही है, किस श्रोता के लिए रची जा रही है, उसके ज्ञान का स्तर क्या है, उसकी आयु क्या है, उसकी रुचि किसमें है ना। तो देखते हो कि किसी किसी को कोई कहता है कि हमें बिल्कुल जो जासूसी टाइप की फिल्में होती है वो मुझे बहुत पसंद है, कोई कहता है कि मुझे हास्य फिल्में बहुत पसंद है ना। तो कोई, है ना, तो हाँ, जैसे हेरा फेरी। तो पाठकों की रुचि, आयु, ज्ञान को ध्यान में रखकर ही रचना की जानी चाहिए, लिखना चाहिए, सर्जना करनी चाहिए। ठीक है। अब बात आती है जो सर्जनात्मक लेखन होता है। सर्जनात्मक लेखन का मतलब क्या है, रचनात्मक लेखन, है ना। तो जो रचनात्मक लेखन होता है उससे जुड़े हुए कुछ पहलू हैं, कुछ बातें हैं, कुछ तथ्य हैं। क्या तथ्य हैं? तो सर्जना अचानक से नहीं लिखी जा सकती। सर्जना करने से पहले, कोई भी रचना करने से पहले, चाहे वह कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो, या कोई भी विधा हो, सबसे पहले क्या होता है, मन में आइडिया आता है ना। मन में आइडिया आता है, जब तक आइडिया नहीं आएगा तब तक लेखन होगा ही नहीं। और आइडिया कैसे आता है, किसी घटना को देखकर, है ना। जब व्यक्ति घटना को देखता है और संवेदित हो जाता है ना, संवेदित हो जाता है, तब फिर उसका मन कसमसाने लगता है। तो सबसे पहले है विचारों का आना। विचारों का आना, और विचार कैसे आएंगे, घटनाओं के माध्यम से। दूसरा है बनावट या आकार। रचनात्मक लेखन के लिए सबसे पहले दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि मैं कविता लिख रहा हूं, कविता लिखूंगा
या कहानी लिखूंगा या नाटक लिखूंगा, यानी उसकी बनावट, या महाकाव्य लिखूंगा या नोवेल लिखूंगा, उपन्यास लिखूंगा। तो जो रचना की जानी है उसकी बनावट का विचार भी सबसे पहले आना चाहिए। यानी रचना का आरंभ करने से पहले, रचना लिखने से पहले यह डिसीजन करना जरूरी होता है, या निर्णय करना जरूरी होता है कि रचना की विधा क्या होगी। क्या वह कविता होगी या कहानी होगी या नाटक होगी या कौन सी विधा होगी, और किस माध्यम के लिए लिखी जाएगी। यानी किस माध्यम का मतलब यह है कि रेडियो के लिए लिखी जा रही है, या जनता के लिए लिखी जा रही है, या टेलीविजन के लिए लिखी जा रही है, या पुस्तक के रूप में लिखी जा रही है ना। तो रचना की विधा क्या होगी, सबसे पहले डिसीजन करना होता है, निर्णय करना होता है, और किस माध्यम से लिखी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नाटक लिख रहा है और वह नाटक रेडियो के लिए लिखा जा रहा है ना, यदि कोई नाटक रेडियो के लिए लिखा जा रहा है, तो रेडियो नाटक के लिए क्या होता है, समय सीमित होता है। तो सीमित समय का ख्याल रखकर उसमें जो अनावश्यक बातें होती हैं उसे निकाल देना चाहिए, या जो नाटक है उसके साथ साथ में कुछ अप्रासंगिक कथाएं होती हैं, गौण कथाएं होती हैं, या अन्य कथाएं होती हैं, उनको हटा देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ प्रमुख कथा को रखना चाहिए, और प्रमुख कथा को सहायता पहुंचाने वाले या उसको गति प्रदान करने वाले जो पात्र होते हैं उनको रखना चाहिए, है ना। तो रेडियो नाटक के सीमित समय का ख्याल रखकर उसमें अनावश्यक और अन्य कथाओं को हटा देना चाहिए, और सिर्फ वही कथा रखनी चाहिए, वही कथा कही जानी चाहिए, वही कथा होनी चाहिए जो मुख्य कथा को गति देने या उसे आगे बढ़ाने में सहायक हो। ठीक है। और इसके लिए क्या होता है, पात्रों में टकराव का होना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए मैं फिल्मों के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे आप फिल्म देखते हैं तो शुरू शुरू में जब फिल्म देखने जाते हैं तो आपको लगता है, शुरुआत में फिल्में जब चलती हैं तो शुरू शुरू में लगता है कि सब कुछ ओके है, आपस में सामान्य रूप से वार्तालाप हो रहा है और सामान्य रूप में सब कुछ सही है, एक परिवार के लोग हैं और उसमें सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। लेकिन अचानक से कोई किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश होता है और फिर वह क्या करता है, घोटाला कर देता है वो। जैसे वो है ना, जैसे वो लक्ष्मी चिट फंड, हाँ, जैसे उसमें खलनायक के रूप में वह पेश हो जाता है और संबंधों में दरार पड़ने लगती है। जैसे ही संबंधों में दरार पड़ने लगती है तो लेखक क्या करता है, इस तरह के पात्रों का चयन करता है। क्यों? क्योंकि पात्रों में टकराव का होना जरूरी है। अगर पात्रों में टकराव नहीं हो तो संवाद आगे नहीं बढ़ेंगे, कथा आगे नहीं बढ़ेगी, और क्या होगा कि जो फिल्म है वो बीच में ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो पात्रों में टकराव का होना जरूरी होता है। ठीक है। अगला बिंदु देखिए, और इसी प्रकार यदि नाटक सामाजिक हो, इसी प्रकार यदि नाटक सामाजिक हो तो ऐसे पात्रों पर लिखा जाना चाहिए जो साधारण रूप से एक ही परिवार के हिस्सा हो, है ना। शर्त क्या है, अगर नाटक लिखा जाना है और नाटक सामाजिक नाटक है, क्योंकि नाटक तो कई प्रकार के हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, राजनीति पर आधारित नाटक हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर नाटक सामाजिक है, उदाहरण के लिए, तो ऐसे पात्रों को रखा जाना चाहिए जो कि साधारण रूप से एक ही परिवार के हिस्से हों। जैसे सर बागबान देखिए आपने? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। एक दूसरे पर आश्रित हों, एक दूसरे से कुछ उम्मीदें रखते हों, और जिनसे उनका जीवन बनता बिगड़ता हो। जैसे माता पिता और बच्चे एक ही परिवार के हैं, जैसे बागमा तुमने कहा, है ना। इसी तरह से जैसे तुम देखो हम आपके हैं कौन, बाबुल। हाँ, उसी तरह से तो माता पिता और बच्चे, पति पत्नी, अध्यापक शिष्य, अध्यापक और शिष्य में भी संबंध बनते बिगड़ते हैं, है ना। जज वकील, पुलिस अपराधी, नेता जनता, मालिक मजदूर, जमींदार किसान, है ना। ये एक दूसरे से कुछ उम्मीदें रखते हैं, एक दूसरे से
उनका जीवन बनता बिगड़ता है, क्योंकि वे एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अध्यापक है तो शिष्य है, जज है तो वकील है, पुलिस है तो अपराधी है, नेता है तो जनता है, मालिक है तो मजदूर है, जमींदार है तो किसान है ना। तो आरंभ में संबंध सामान्य होना चाहिए, लेकिन जैसे ही किसी तीसरे का प्रवेश हो, जैसे ही किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश हो, है ना, तो और उनसे, उस तीसरे व्यक्ति के आने से संबंध प्रभावित होने लगे, संबंध पर प्रभाव पड़ने लगे, संबंधों में टूटन विघटन होने लगे, विचारों में बिखराव आने लगे, है ना, तो माना जाता है कि यानी जो कहानी है, जो नाटक है, वह गति में है। ठीक है। और इसके अलावा प्रमुख नायक के कुछ साथी समर्थक भी हों, कुछ दोस्त हों, कुछ मित्र हों, कुछ सगे संबंधी भी हों, कोई प्राकृतिक आपदा भी आ जाए, यानी अगर कोई नाटक लिख रहा है उसमें प्राकृतिक आपदा भी दिखा सकता है, दुर्घटना हो जाए, जैसे किसी की फांसी हो जाए, है ना, कोई महामारी आ जाए, जैसे कोरोना काल आया हुआ है, और कुल मिलाकर देखें तो नाटक में तनाव की स्थिति पैदा हो और लेखक की विचारधारा भी मुख्य पात्रों के जरिए श्रोताओं के सामने आनी चाहिए, तभी माना जाता है कि इस प्रकार का लेखन प्रभावशाली होता है। ठीक है। अब बात आती है प्रभावी और रोचक लेखन के लिए जरूरी तथ्य क्या क्या हैं, फैक्ट्स क्या होने चाहिए, है ना। तो पत्र पत्रिकाओं और साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन आवश्यक होता है। ठीक है। पत्र पत्रिकाएं और साहित्यिक रचनाएं अगर व्यक्ति नहीं पढ़ता है तो निश्चित रूप से वह ठीक से नहीं लिख सकता है, उसके लेखन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। और एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि मनोरंजन के लिए पढ़ना और लिखने के लिए पढ़ना दोनों में अंतर होता है ना। कई बच्चे हैं जो पढ़ तो रहे हैं केवल डिग्री लेने के लिए, कई बच्चे हैं जिनके दिमाग में है कि नहीं, मुझे अपना टारगेट पूरा करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है, मुझे यूपीएससी करना है, मुझे चार्टर अकाउंटेंट बनना है, मुझे एमबीए करना है, कई बच्चे हैं। तो मनोरंजन के लिए पढ़ना और लिखने के लिए पढ़ना दोनों में अंतर होता है। और लिखने के लिए पढ़ने में क्या करना चाहिए कि बहुत से लोगों का, बहुत से विद्वानों के सानिध्य में रहना चाहिए, उसके साथ साथ पत्र पत्रिकाओं का निरंतर अध्ययन करना चाहिए, उसके साथ साथ साहित्यिक रचनाओं का भी अध्ययन करना चाहिए। फिर रचना की गहराई तक पहुंचकर उसका परीक्षण करना चाहिए। मान लीजिए आप कोई रचना पढ़ रहे हैं और बिल्कुल छिछले रूप में पढ़ रहे हैं, तो पढ़े तो उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो रचना की गहराई तक जब आप पहुंचेंगे, रचना को गहराई से पढ़ेंगे, उसके प्रति समझ विकसित करेंगे, तब फिर आपके अंदर उस रचना के बारे में विवेचन करने, उसकी जांच पड़ताल करने की क्षमता विकसित होगी। और जब लेखन के लिए, जब कोई घटना आप देखते हैं और इन सारी चीजों को, पत्र पत्रिकाओं को, साहित्य को पढ़ते हैं, लिखने के लिए पढ़ते हैं, तो जब कोई घटना देखते हैं आप और आपका मन संवेदित हो जाता है, संवेदना से, पीड़ा से भर उठता है, तब आपका मन कुलबुलाने लगता है, यानी आपके मन में, आपके भीतर कसमसाहट सी होने लगती है। और ऐसी अवस्था में जब व्यक्ति लिखने बैठता है तभी प्रभावशाली लेखन होता है। ठीक है। अगला बिंदु है, कभी भी एकदम से लिखने के लिए नहीं बैठ जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर सर्जना कर रहा है तो एकदम से लिखने के लिए नहीं बैठ जाना चाहिए। जैसा कि आजकल हो रहा है, जैसे बहुत सारी कविताएं आजकल लोग लिख रहे हैं, तो क्या होता है, वो बौद्धिक जुगाली है ना। और यही कारण है कि उसका इम्पैक्ट लोगों पर नहीं पड़ता, जबकि पहले की जो कविताएं हैं, कविताओं को ना वो म्यूजिक डाल के उनको रैप बना देते हैं काफी लोग, गद्य बना करके लोग लिख रहे हैं, इसलिए उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। पोएम बनाते हैं, फिर उस पे म्यूजिक डाल देते हैं, फिर वो कहते हैं ये रैप है, कुछ नहीं है सर। तो और उसी प्रकार से आप लोग देखिए, आजकल देखिए गीत और गाना में अंतर है। जैसे गीत लिखे जाते हैं, गीत क्या है, कविता ही तो है। गोपाल दास नीरज का नाम सुना होगा आपने, गोपाल दास नीरज कवि हैं, सुनना है। और कवि थे, अभी एक दो साल पहले मरे वो। ठीक है।
तो गोपाल दास नीरज कवि थे लेकिन गीतकार भी थे, और एक से एक बढ़कर हिट गाने दिए। ठीक है, तो गीत क्या है, कविता ही तो है। लेकिन आजकल देखिए लाले पड़ गए हैं और वही ढिंक चिका ए करते हैं लोग। तो यस सर। हाँ, तो वही वही बात है, एकदम से लिखने 12 नहीं महीने बैठना में। चाहिए। मैं अपनी बात बताता हूं कि जैसे क्या होता है कि कई बार शेरो शायरी या कविताएं मैं लिखने बैठता हूं। ठीक है, कई बार मन करता है, तो जब अपने मन से जब भावनाएं आती हैं तो लिखते चला जाता हूं। और कई बार क्या होता है कि रात भर बैठे रहो, जुगाली करते रहो, सोचते रहो, पता चलता है कि पंक्तियां ही नहीं आई। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं और अधिकांश लोग ऐसे हैं, बैठ करके बस उसमें नहीं होता रबड़ का खींचना, खींच करके उसको लंबा लाइन बनाना और कविता हो गई कविता, है ना। तो कभी भी एकदम से लिखने के लिए नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि घटना के प्रभाव को अनुभव में ढलने देना चाहिए, है ना। एक व्यक्ति जैसे मान लो कि पुलवामा घटना हुई, ठीक है, और पुलवामा घटना हुई तो सारे लोग पुलवामा घटना के बारे में जानकारी प्राप्त किए। कोई आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया, और कोई पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, कोई टेलीविजन चैनलों के माध्यम से, कोई रेडियो के माध्यम से उस घटना को सुना, पढ़ा। लेकिन उनमें से सबका मन संवेदित नहीं हो गया। जिसका मन ज्यादा संवेदित हुआ प्रभावकारी हो गई, है ना। तो कभी भी एकदम से लिखने के लिए नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि घटना के प्रभाव को अनुभव में ढलने देना चाहिए, क्योंकि अनुभव में ढलकर ही भाव परिपक्व होते हैं। जो फीलिंग्स है, जो इमोशन है, वह अनुभव में ढलकर ही, एक्सपीरियंस में ढल होते हैं। और अपने अनुभव को अपने ढंग से ही लिखना चाहिए, न कि किसी दूसरे की नकल करना चाहिए। यह भी फैक्ट्स है। उसके अलावा निरंतर लेखन का अभ्यास करते रहना चाहिए, है ना, निरंतर लिखते रहना चाहिए। ठीक है, अपना आलोचक स्वयं बनना चाहिए और अपने लेखन को बार बार पढ़ना चाहिए। क्या होता है कि एक समय में जब शुरुआत कोई रचना करता है, लिखता है, तो एक समय में वही रचना पढ़ता है तो वो सोचता है कि मैंने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन पता चलता है उसको बार बार पढ़ रहा है। कुछ समय बाद देखता है तो उसे हंसी आती है कि मैंने क्या लिख दिया, है ना। जैसे कि मैं एक कविता लिखा हुआ था, और उस कविता का है जैसे प्रत्येक के व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की अपनी कहानी होती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसकी अपनी कोई कहानी ना हो, कोई घटना ना घटी हो, है ना। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी कहानी कहता है ना। तो उसी प्रकार से मैंने सोचा रुपये की भी तो कोई जीवन गाथा होगी, रुपये की भी तो कोई कहानी है ना। तो रुपये की जीवन गाथा पर मैंने एक कविता लिखी। शुरू में जब लिखा तो मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा लिखा। फिर कुछ समय बाद, हालांकि उस कविता पर मुझे पुरस्कार भी मिले थे, इंटर कॉलेज कंपटीशन हुआ था, उसमें पुरस्कार भी मिले हुए, लेकिन कुछ समय बाद देखा तो मैंने उसमें फिर से सुधार किया, पढ़ा, फिर से सुधार किया, है ना। जैसे मैं शुरू किया था, मैक्सिको सिटी में पैदा हुआ था, भूमाता के स्नेह आंचल में सोया हुआ था, जहां घोर अंधकार था, मेरा घर संसार था, वही निर्दयी मजदूरों ने मुझे भू से बाहर निकाला था। मरता क्या न करता, मुझे बाहर आना पड़ा, माता जानकी की तरह छुपी होती, अग्नि परीक्षण देना पड़ा, जिससे सारा शरीर पिघल गया और घोर कष्ट उठाना पड़ा। तो ये लंबी कविता है ना। तो अचानक से व्यक्ति को नहीं लिखना चाहिए, बल्कि जो कुछ भी लिखना चाहिए घटनाओं को देखना चाहिए और घटनाओं को अनुभव में ढलने देना चाहिए। अनुभव में ढलकर ही भाव परिपक्व होते हैं, है ना। और अपने ढंग से ही रचना करनी चाहिए, दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। निरंतर लेखन का अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि निरंतर लेखन से ही परिपक्वता आती है और व्यक्ति को अपना खुद का आलोचक बनना चाहिए। अपने लेखन को बार बार पढ़ना चाहिए, फिर कुछ समय बाद उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, और उसी से दृष्टिकोण में अंतर आता है।